वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 3 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन चन्नापटना टॉयज़ के बारे में है। आपको ये बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ये जो टॉयज़ हैं ये मेनली मिट्टी के बने होते हैं और इन्हें कर्नाटका में मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन्हें जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला हुआ है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है और जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो टॉयज़ होते हैं ये बच्चों के लिए काफ़ी सेफ़ होते हैं बिकॉज इनमें जो डाइज़ लगाई जाती हैं वो वेजिटेबल डाइज़ होती हैं और जो कलर्स होते हैं उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इससे बच्चों को नुकसान नहीं होता। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कॉमन सेंस लगा के अपना जो जवाब है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चलिए बताता हूँ। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है और आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये तय है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जो इनकरेक्ट होगा। 3 के तीनों तो सही नहीं होंगे, ये ऑप्शन से हमें आइडिया लग गया। अब हमें वो इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। ये तय हो गया कि कोई ना कोई तो इनकरेक्ट है। अब देखिए, अगर हम किसी टॉय के बारे में बात कर रहे हैं, कोई टॉय या किसी आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूजुअली वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा तभी होता है या हाईलाइटेड तभी होता है जब उसको जीआई टैग मिला हो। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो जीआई टैग ज़रूर लेके रखता है। तो मतलब जीआई टैग वाला तो टॉपिक आप चूज़ कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट होगा तभी न्यूज़ में है और न्यूज़ में है तो जीआई टैग हो सकता है। तो आप इसे सही मान सकते हो। अब देखिए, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई टॉय बहुत नुकसानदेह हो, इसकी संभावना बहुत कम होती है। और अगर वो नुकसानदेह हो तो न्यूज़ में हो, हाईलाइटेड हो, इसकी संभावना भी कम होती है। मतलब ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा। तो ये एक पॉजिटिव बात है, हो सकती है पॉजिटिव बात, तो आप इसे भी सही मान लो। पॉजिटिव बातें तो किसी चीज़ के बारे में हो सकती हैं तभी वो न्यूज़ में आएगा या उसकी सिग्निफिकेंस होगी, तो ये भी सही है। मतलब 2 आपने सही समझ लिए कि मतलब लग रहा है ये सही है। और अब हमें एक ढूंढना था जो गलत होगा। 1 या 2 उससे ज़्यादा भी गलत हो सकते, तो मतलब कोई ना कोई गलत ज़रूर होगा। अब यहाँ पर फैक्ट है, मिट्टी का बना है, कर्नाटका में मिलता है, यहाँ गलती की संभावना है। और चूंकि एक ना एक गलत होना ही है तो इसी को आप गलत मान लीजिए। तो 1 ओनली आपका आंसर निकल जाएगा। कॉमन सेंस लगा के भी सवाल जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही आपका जवाब है। ये देखिए, वुडन टॉयज़ होते हैं, डॉल्स होती हैं, मिट्टी के नहीं बनाए जाते ये, और इन्हें कर्नाटका में मैन्युफैक्चर किया जाता है, दैट्स ट्रू। बट ये मिट्टी के नहीं बनते, रेदर लकड़ी के बनते हैं। बाकी जीआई टैग मिला हुआ है। इन्हें गोम्बेगला ओरू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लोकेशन है चन्नापटना, उसे गोम्बेगला ओरू के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है टॉय टाउन, ऐसा टाउन जहाँ पर खिलौने बनते हैं। यहाँ पर देखिए, वरीटिया टिंक्टोरिया ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लकड़ी काफ़ी बढ़िया होती है, आइवरी वुड इसे कहा जाता है। वहाँ की लैंग्वेज में आले मारा बोलते हैं। 200 साल पुराना इसका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ट्रेस किया जाता है हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय से भी। बाकी वेजिटेबल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स ट्रू। जो अगला प्रश्न है वो कन्नी और कोम्बई के बारे में है। ये डॉग की ब्रीड्स हैं, अभी हाल ही में काफ़ी हाईलाइटेड रही हैं और न्यूज़ में रही हैं। आपको बताना ये है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। ऑप्शंस में है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला और गोवा। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब चूज़ कर लिया हो तो बात करेंगे। सही जवाब है ए, तमिलनाडु। ये ब्रीड्स तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं डॉग की। अब देखिए, ये न्यूज़ में क्यों रही हैं। न्यूज़ में ये कई कारणों से रही हैं। सबसे पहले तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक स्पीच में जो इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए ये कहा कि अगर हम पेट बनाना चाहते हैं, पेट रखना चाहते हैं, तो हमें इंडियन ब्रीड के डॉग्स को पालना चाहिए। उन्होंने इसके फ़ायदे भी बताए कि इनको रेस करने का खर्चा काफ़ी कम होता है और वो इंडियन इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर अडेप्टेड होते हैं। दूसरा कारण ये है कि हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी इंडियन ब्रीड्स के जो डॉग्स हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी स्क्वाड में, जो उनकी हेल्प करेंगे, उनको ट्रेन किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंडियन ब्रीड है डॉग्स की, उस पर ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा रिसर्च भी की जा रही है कि हम उनका और किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब रिसर्चेस वगैरह भी चल रही हैं। इन दैट केस अगर ऐसी ब्रीड्स न्यूज़ में आई हैं, यू शुड नो। अगला प्रश्न वोल्बैकिया के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये इंटरसेलुलर बैक्टीरिया के जीनस से बिलोंग करते हैं जो मेनली ऑर्थोपॉड स्पीसीज़ को इन्फेक्ट करता है
ऑर्थोपॉड स्पीसीज़ एक प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके जो लिम्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। इनकी सेंसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें एक्सोस्केलेटन्स भी पाए जाते हैं। मैंने मतलब आपको समझा दिया, क्योंकि इसके मतलब जानने से आपका सवाल नहीं सॉल्व होगा। अगर सवाल सॉल्व हो रहा होता तो मैं आपको मतलब नहीं समझाता। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जो वोल्बैकिया है ये हमें ईजिली एडीज़ एजिप्टी मॉस्किटोज़ में मिल जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीका, डेंगू और चिकनगुनिया वायरसेस को ट्रांसमिट करने में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, बट ये दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है, देखिए दूसरा इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज ये यूजुअली हमें एडीज़ एजिप्टी मॉस्किटोज़ में नहीं मिलता, जबकि कई अन्य मॉस्किटोज़ में ये हमें मिलता है। यहाँ पर प्रक्रिया ये अपनाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है कि क्यों ना हम वैबिकिया मेथड का इस्तेमाल करके जो डेंगू का स्प्रेड है, हम ये जो यहाँ पर हमें जैसा बताया गया है इंटरसेलुलर बैक्टीरिया है, तो हम इसे एडीज़ एजिप्टी जो मॉस्किटोज़ हैं उनमें इंसर्ट कर दें, जिसके बाद ये ब्रीडिंग के ज़रिए काफ़ी एडीज़ एजिप्टी मॉस्किटोज़ में फैल जाएगा और ये जो कई प्रकार की बीमारियों को फैलाने की उनकी कैपेबिलिटी होती है मेजरली डेंगू, उसे रिड्यूस कर देगा। मतलब जिन भी मच्छरों में ये पाए जाते हैं वो उनकी डेंगू फैलाने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। तो ऐसा करके हम फ़ायदा पा सकते हैं, जो डेंगू है उससे निजात पा सकते हैं। इसीलिए ये जो वैबिकिया मेथड है ये न्यूज़ में रहा है। जो अगला प्रश्न है वो एग्रीओटा, जो कि एक प्रकार का ई मार्केट मैकेनिज़्म है, उससे एसोसिएटेड है। ये एक ई मार्केट एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे हाल ही में इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो इंडियन रूरल फार्मर्स हैं उनके बीच में और किसी एक देश की फूड इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसे कम किया जा सके। तो वो देश कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, यूएई और नेपाल, ये आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर सही जवाब सी है, यूएई। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है ताकि यूएई की जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया के फार्मर्स से सीधे सीधे जो उनके प्रोसेस्ड मटेरियल्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। इससे ये मटेरियल यूएई की फूड इंडस्ट्रीज़ को सस्ता मिल जाएगा और इंडियन फार्मर्स को अपना एक बढ़िया सा मार्केट मिल जाएगा जहाँ पर वो अपना सामान अच्छे से बेच सकेंगे और इंटरमीडियरीज़ को भी अवॉइड किया जा सकेगा। अगला प्रश्न बार्न आउल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली आउल की स्पीसीज़ है और आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न्ड है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे। देखिए अगर आप ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट मानते हैं तो लगभग ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर कोई ऐसी स्पीसीज़ है जो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीस्ट कंसर्न होना उसका वाजिब है, मतलब वो तो लीस्ट कंसर्न हो ही गया ना। अब यहाँ पर देखिए एक बात का आपको ध्यान देना है, वो ये है कि जब भी कहीं पर कोई एब्सोल्यूट वर्ड आए जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं तो आप अवेयर हो जाइए, खतरे की संभावना है। और यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वर्ड है, दैट इज़ एवरीवेयर। नियरली एवरीवेयर लिखा होता ना तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर एवरीवेयर लिखा है बिना किसी लाग लपेट के, मतलब खतरा है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है क्या जो हर जगह पाई जाती हो? हर जगह तो ईश्वर ही मिलता है, बाकी तो कोई भी चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि भगवान के अलावा आपको कोई भी और चीज़ हर जगह नहीं मिलेगी। दैट इज़ द रीज़न कि ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वाइडली अवेलेबल मिलेगा आपको, वाइड स्प्रेड है, दैट्स ट्रू, लेकिन कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ये आपको नहीं मिलेगा, लाइक पोलर डेजर्ट रीजन, एशिया में जो हिमालयन के नॉर्थ का रीजन है, इंडोनेशिया और जो सम पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहाँ पर ही हमें नहीं मिलता है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रहा है जहाँ पर वो रैट्स को कंट्रोल करेंगे, या जो रैट्स से एसोसिएटेड अदर स्पीसीज़ हैं रोडेंट्स की, उन्हें कंट्रोल करेंगे। उसके लिए बार्न ऑल्स का इस्तेमाल किया जाएगा करावती आइलैंड में। तो बार्न ऑल जो होते हैं वो इन रोडेंट्स का शिकार करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लीस्ट कंसर्न है, और ये मैमल्स को हंट करते हैं, रोडेंट्स को। जो अगला प्रश्न है वो सूडान के बारे में है। सूडान कई सारे कारणों से न्यूज़ में रहता है और ये न्यूज़ में था, तो हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन पर यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। पूछा ये गया है कि कौन सी नदी सूडान से फ्लो करती है। ऑप्शंस हैं लिम्पोपो रिवर, नाइजर रिवर, ऑरेंज रिवर या फिर नाइल रिवर। सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो मैं बता दूं कि डी इसका करेक्ट आंसर है। नाइल रिवर आपको सूडान से फ्लो करती हुई मिलेगी मैप में। ये सूडान की लोकेशन है, यहाँ से फ्लो करते हुए आपको नाइल रिवर मिलती है। साउथ सूडान इसके साउथ में है, जो कि इसी का पार्ट पहले था बट बाद में अलग हो गया। न्यूज़ में इसलिए था ये बिकॉज यूएस और सूडान के बीच में अभी एक पैक्ट लगभग फाइनल हो गया है, जिसमें जो सूडान है वो कंपनसेट करने को एग्री कर गया है उन लोगों को जो सूडान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आहत हुए अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए। कई सारे
जो दूसरे स्टेट्स कंट्रीज़ में जो एम्बेसीज़ हैं अमेरिका की, वहाँ पर हमले हुए, कई सारे लोग मारे गए, जिसका आरोप सूडान पर था। अब चूंकि यहाँ पर वो कंपनसेट करने को तैयार हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनके ऊपर आरोप है या तथाकथित रूप से ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने हमले करवाए। इफ़ दे आर एग्रीड कि हम कंपनसेट करेंगे, इसका मतलब कि वो ये भी मान रहे हैं कि हमने करवाया था, तो हम भी बोल लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो सूडान ने जो हमले करवाए उसमें जो अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए वो उन्हें कंपनसेट करने को तैयार है। इसके बदले में यूएस ने जो सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में रखा था वो उसमें से उन्हें निकाल देंगे। कोस्ट लाइन जो सूडान की है वो आपको रेड सी से जुड़ती हुई मिलेगी। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे देखिए, कई सारी कंट्रीज़ के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। 2000 इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और लीबिया। नाइल रिवर इसके बीच से गुजरती है। जो अगला प्रश्न है वो एरियाज के बारे में है। दैट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला ये है कि ये स्टेट नोडल एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क कर रही हैं, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट करके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठा सकें। दूसरा ये है कि इसे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 में रजिस्टर किया गया है और सभी SNA यानी कि स्टेट नोडल एजेंसीज जो हैं वो इसकी मेंबर होती हैं। सही जवाब बताइए। सही जवाब यहाँ पर सी है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की गई है एरियाज़ के लिए। इसका काम यही है कि नोडल एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठा सकें। बाकी देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं वो पैटर्न होते हैं, मतलब वो संरक्षण देते हैं इस एसोसिएशन को। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। लोकेशन, ये जो फॉर्मेशन है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में है। दैट्स ट्रू। जो अगला प्रश्न है उसमें एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जिसके बेसिस पे आपको एक पर्सनैलिटी को चूज़ करना है। सवाल ये है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इन्होंने एक रैली को लीड किया था जिसमें अनटचेबल्स के राइट को स्ट्रेस किया गया, असर्ट किया गया, और उनके इस मूवमेंट को वॉक फॉर फ्रीडम के नाम से जाना गया। वो पुलैयार राइट्स के प्रोटेस्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। उन्होंने साधु जन परिपालन संगम को भी स्टार्ट किया। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कौन सी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ऑप्शंस हैं श्री नारायण गुरु, महात्मा अयंकली, कंडुकुरी वीरसालिंगम, सहजानंद सरस्वती। सही जवाब बताइए। सही जवाब है बी, महात्मा अयंकली। ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज अभी इनकी 157th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें याद किया। ये 28 अगस्त 1863 को जन्मे थे एक छोटे से गांव में त्रावणकोर के प्रिंसली स्टेट में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और जो पब्लिक रोड्स को नहीं एक्सेस करने दिया जाता था, अनटचेबल्स को, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया जिसे वॉक फॉर फ्रीडम के नाम से पुकारा गया। यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके बाद राइट्स भी हुए जिन्हें चलैयार राइट्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पुलैयार राइट्स के लिए काफ़ी प्रयास किया। ये श्री नारायण गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो अगला प्रश्न है वो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स के बारे में है। कौन रिलीज़ करता है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, द लैंसेट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका ए है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, इसमें मेज़र किया जाता है कि जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो जेंडर इक्वलिटी को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। 3 इंडेक्स, एक रिपोर्ट आपके सामने है। पूछा गया है कौन इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। यहाँ पर इनफैक्ट 2 रिपोर्ट्स हैं, 2 इंडेक्स हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जो हैं वो WEFE पब्लिश करता है। WEF कई सारे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस जारी करता है, तो इसके जितने भी रिपोर्ट एंड इंडेक्स है वो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, CSU जो है वो लॉन्च हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू UPSC। आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें विदिन 8 मंथ्स आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। इसे लॉन्च हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो अगर आप अभी भी इसे ज्वाइन करते हैं तो कंपनसेट कर सकते हैं अपनी उन क्लासेस को जो अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप इसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके OnlyIAS के एक्सेस कर सकते हैं या फिर video.onlyis.in पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के पार्ट में हम जो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस का ये पार्ट है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस में वो कंटिन्यू रखेंगे, वही आप तैयार करके रखिएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे, लेकिन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।